देखिए, एक फ्रीडम हाउस एनजीओ है अमेरिका में। वो हर साल अपनी डेमोक्रेसी की सेहत पर एक रिपोर्ट निकालता है दुनिया भर में। और पिछले साल की रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि करीब 2 दशकों से जिसको हम लिबरल डेमोक्रेसी, जो आइडियल टाइप डेमोक्रेसी है, उसमें गिरावट आई है। अब देखिए, पिछली एक सदी में करीब 12 से देशों से बढ़कर 120 देश अपने आप को लोकतांत्रिक मानते हैं और उसमें बदलाव आया है। उसी में प्रोटेरियन, अथॉरिटेरियन, मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसीज का जिक्र किया कि इस तरह की डेमोक्रेसीज ज़्यादा सामने आनी शुरू हो गई हैं। तो उसी में यह है कि तकनीक के इस्तेमाल से जो व्यक्तिगत एक छवि है किसी नेता की, उसको बहुत तेजी से उभारा जाता है और कभी कभी पूरे देश की राजनीति उस पर एंकर हो जाती है कि एक व्यक्ति तय करेगा कि देश किस तरफ जाएगा। और इसी बड़े पर्दे पर आप देखें, राष्ट्रपति ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू होता है और जैसा आपने खुद जिक्र किया कि वो कल सुबह क्या ट्वीट करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका क्या असर होगा। और उससे पहले आप देखें कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो कितने इशू करते हैं, 180 से ज़्यादा 6 महीने में ऑर्डर इशू कर चुके हैं। आधों पे यूटर्न लिया हुआ है। जबकि आप देखें, चाहे वो प्रेसिडेंट ओबामा हो या उससे पहले जॉर्ज बुश जूनियर हो, पूरे 8 साल के कार्यकाल में 200 सवा 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किए और ये 6 महीने में इतने करीब करीब कर चुके हैं। और कार्यकाल खत्म होते तक 1500 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ सकते हैं। तो एक व्यक्तिगत स्तर पर जाहिर है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, सेना में सबसे आगे हैं, तकनीक में सबसे आगे हैं। तो उनके राष्ट्रपति यदि इस तरह की उथल पुथल करते हैं तो पूरे विश्व में उसका असर आता है। और मैं तो दशकों से कह रहा हूं कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो थोड़ी बहुत उस चुनाव में शिरकत पूरी दुनिया की होनी चाहिए, क्योंकि वो हड़कंप क्या मचाते हैं उसका असर पूरी दुनिया पे आता है। तो उसी के चलते आपने जैसे कहा कि टकराव और तरक्की की बात हम आज करेंगे। यहाँ तक भारत की बात करें तो कुछ हद तक ये टकराव हमारी तरक्की की वजह से ही है। जब भारत चौथी बड़ी आर्थिक व्यवस्था के नज़र से सामने आता है, हालांकि मुश्किलें हैं अंदर, पर दुनिया में आप देखे जाते हैं कि आप चौथी और बनने वाले हैं तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था। चाहे पहली और दूसरी बहुत बड़ी हैं, 28 ट्रिलियन डॉलर और 20 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका, चीन है, हम लोग 4 या 5 या 6 ट्रिलियन डॉलर बनेंगे, फिर 10 ट्रिलियन पहुंचेंगे। पर जब आपको लगता है कि आप तीसरी बड़ी आर्थिक व्यवस्था है तो एक तो आपका अपना रुझान, उत्साह बढ़ जाता है, पूरे विश्व की अपेक्षाएं आपसे बदल जाती हैं एक तरह से, और पहले और दूसरे को कम से कम लगने लगता है ये तीसरी शक्ति उभर रही है। तो तरक्की की वजह से टकराव और टकराव की वजह से कुछ हद तक तरक्की पर असर आप देख ही रही हैं। जो टैरिफ की बात चल रही है लगातार, भारत पर कितना उसका असर है, भारत कैसे उससे। पर सर, ये भारत ही तो था। That's where we want to discuss. America is doing anything and everything. आप रशिया से ऑयल ना लें, लेकिन हम इतने सैंक्शंस के बाद भी ट्रेड करेंगे। यूरेनियम का ट्रेड बढ़ गया है। अब आप इस पूरे स्थिति को देखिए। इसके अलावा चाइना के साथ आप क्लोज मत होइए, वो रिक जो है या ब्रिक है वो क्लोज ना हो। तो ये ऐसी स्थिति में हमें सब समझ आ रहा है कि पाकिस्तान को कौन बैक कर रहा है, और एट द सेम टाइम चाइना, विस्तारवाद, तिब्बत, तमाम ऐसे, अरुणाचल प्रदेश, ऐसी स्थिति है। तो देयर हैज टू बी अ लिमिट वेयर वी से फुल स्टॉप राइट देन एंड देयर। सबसे बड़ी जो चुनौती है या चिंता है वो ये कि दुनिया भर में, भारत में भी जो विशेषज्ञ हमने तैयार किए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर, या संस्थान बनाए जो लगातार ध्यान रखें कि देश को किस तरफ निर्देशन देना है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ढांचे में शक्ति का वितरण क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो स्ट्रक्चरल अप्रोच से देखा कि कौन शक्ति कितनी बड़ी है और उसका रुझान किस तरफ है। अब अचानक मैंने जैसे पहले कहा कि व्यक्तिगत स्तर पर जो लोग आगे बढ़कर उभर रहे हैं लोकतंत्र देशों में भी, उसमें सबसे बड़ी पहेली राष्ट्रपति ट्रंप है। और ट्रंप जो है, उन्होंने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए इतनी उथल पुथल की है कि वो ढांचे पर ध्यान देते ही नहीं है। उनको नहीं लगता है कि उनकी प्रतिस्पर्धा है किसी तरह की रूस के साथ या चीन के साथ, जो भारत को उनके लिए बहुत अहम बनाता है। वो सोचते हैं कि मैं सीधा शी जिनपिंग से फ़ोन पर बात कर सकता हूँ, सीधा राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर सकता हूँ, और उसमें डील मेकिंग के तरीके से मुझे क्या मिलने वाला है उसमें, उस पर ध्यान देकर मैं आगे बढ़ाऊंगा अपनी अमेरिका को। उसी के चलते आप देखें
कि जब वो जा रहे थे अलास्का में शिखर वार्ता करने राष्ट्रपति पुतिन के साथ, तो जहाज से भी ट्वीट कर रहे थे कि यदि वो मेरी बात मानकर युद्ध विराम नहीं करेंगे तो उसके बहुत खतरनाक नतीजे होंगे। उसके वहां से जब बाहर निकलते हैं तो वो कहते हैं कि युद्ध विराम की हम बात नहीं करेंगे, हम शांति वार्ता की बात करेंगे, जो पुतिन कहते रहे आज तक। तो ये पुतिन की भाषा बोलते हुए शिखर वार्ता से बाहर आते हैं। तो इसीलिए ये जो पहेली है इनकी, उसकी वजह से ठीक है हमें कुछ भारत को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पर मैं थोड़ी सी बात क्लियर करूंगा, जो मीडिया में भी हम कभी कभी सेंसेशनलाइज कर देते हैं। अभी कुछ लोग कहना शुरू हो गए कि 100% टैरिफ लगने वाले हैं। कोई 100% टैरिफ नहीं लगने वाले, वो ब्रांडेड और रजिस्टर्ड पेटेंट दवाइयों पर है। भारत जो विश्व में फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड बना हुआ है वो जेनरिक मेडिसिन की वजह से है। और जो 50% लगा भी है उसमें ना तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पर है, आईफोन पर नहीं है, फार्मास्यूटिकल पर नहीं है। तो 60 या 66 बिलियन डॉलर का जो निर्यात होता है भारत में, उसमें यदि ये निकाल दें कि किन पर नहीं लग रहा है तो 32% टैरिफ इस वक्त भारत के निर्यात पर लग रहा है। पर भारत क्या कर रहा है? भारत अपने तरीके से जवाब दे रहा है। वो ट्रंप की भाषा में जवाब दे रहा हो तो बेवकूफ़ी होगी हमारी। हम भारत के तरीके से जवाब देंगे, संयम रखेंगे, अपने विकल्प क्या क्या हैं। आप देखें, जब थियानजिन में गए भारत के प्रधानमंत्री, तो रूस के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति दोनों ने लगातार कोशिश की कि दुनिया को दिखा दें कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे खेमे में आ चुके हैं। Exactly. जबकि हमने कोशिश की कि पहले जापान जाए और उसके बाद जो 80 वर्षगांठ है बीजिंग में दूसरे विश्व युद्ध की, उसमें हम शामिल ना हो। हमने पावर बैलेंस हमने संकेत किया कि हम इनके खेमे में नहीं जा रहे, पर जा सकते हैं। उसी के चलते आप देखिए, और उसका इम्पैक्ट मेंटली ट्रंप पे हुआ। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि नहीं, भारत हमसे छूटा नहीं है, प्रधानमंत्री हमारे दोस्त हैं। और उस मौके का, उस अवसर का पूरा फायदा उठाकर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। रुझान और उसके बाद सर H1B वीजा वाला आ जाता है। इजराइल आज तक मानना है, इजराइल तो दोस्त है अमेरिका का। अमेरिका डांट देता है, फटकार देता है, और फिर इजराइल वही करता है, डिफाई करता रहता है। ये कौन सी साठगांठ है? सिर्फ भारत ये कह रहा है कि यूएन में है। उसमें आदित्य ये देखना होगा कि हमारी अपनी सभ्यता, हमारा दर्शन क्या है, हमारी सोच, वो हमें कमजोर नहीं बना रहा। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं। जब तक अपनी जड़ों से आप जुड़े रहेंगे तभी तक आप सफल हो पाएंगे। यदि आप दूसरे की नकल करने की कोशिश करेंगे, मैं तो ये कहूँगा कि हाँ, बहुत प्रश्न चिन्ह है ऑपरेशन सिंदूर पर। आज यदि उसको यूक्रेन युद्ध और गाजा युद्ध के परिप्रेक्ष्य में देखें, यहाँ इतना कोलेट्रल डैमेज है। जिन आर्मीज को हम बहुत प्रोफेशनल आर्मीज मानते थे, रूस और इजराइल की, 65,000 लोग गाजा में मर चुके हैं हमास को ख़त्म करने में। उसके सामने तो ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन का बहुत ठीक लगता है कि आपने प्रिसाइजली 9 टारगेट चूज किए, हिट किए, उसके बाद युद्ध बंद हो गया। तो ये समझना कि क्या हम रूस की तरह बिहेव कर सकते हैं, या अमेरिका की तरह बिहेव कर सकते हैं, या चीन या इजराइल की तरह बिहेव कर सकते हैं, वो मुझे नहीं लगता कि हमारे पास वो विकल्प है भी। वो विकल्प ही नहीं है हमारे पास। थोड़ी मैं ये बात हमारा यहाँ होना चाहिए। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हम ये उम्मीद ही क्यों करें कि चीन या अमेरिका भारत को आगे जाने में क्यों मदद करेंगे? हर राष्ट्र, एक पुरानी कहावत है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो आपके राष्ट्र स्थायी होते हैं, मित्र नहीं स्थायी होते। मित्र बदलते रहते हैं। आज एक देश मित्र है, कल दूसरा देश मित्र है। और किसी भी देश को आप ऐसे खांचे में नहीं डाल सकते कि ये देश हमारा दुश्मन देश है, ये देश हमारा दोस्त देश है। पॉलिटिक्स में सबके साथ थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा, थोड़ी दुश्मनी, थोड़ी कोऑपरेशन चलती रहती है। क्या पाकिस्तान दुश्मन देश है? उसमें भी आपको कुछ कल्चरल चीजें मिल जाएंगी जो जोड़ती हैं आपस में। हमारी फिल्में, उनकी फिल्में, उनके नाटक, हमारे नाटक, उनके कवि, हमारे कवि। चीन के साथ वैसे ही 138 अरब डॉलर का व्यापार हो रहा है हमारे साथ। 70,000 फौजी आपके खड़े हैं सीमा पर। तो ये चीजें लगातार जुड़ी रहती हैं। उसमें ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि कैसे आपने राष्ट्र हित को आगे बढ़ाना है। चीन के साथ भी तालमेल बनाने की कोशिश है, अमेरिका के साथ भी तालमेल बनाने की कोशिश है, रूस के साथ भी प्रतिस्पर्धा रहेगी। और मैं कह रहा हूं जैसे भारत उभरेगा तो ये प्रतिस्पर्धा और भी ज्यादा जटिल होगी, हमारे रास्ते और भी रोके जाएंगे। और भारतीयों की बात है कि विदेश में क्यों जाते हैं, जब भारत में उनको संसाधन मिलेंगे, अवसर मिलेंगे आगे तक बढ़ने के। हम अक्सर सुनते हैं लोगों को कहते हैं कि नोबेल प्राइज चाहिए तो पहले अमेरिका चले जाओ। क्यों कहते हैं ऐसे? जब भारत में ऐसे विश्वविद्यालय बनेंगे, शोध केंद्र बनेंगे कि वो वापस आना चाहेंगे। आज कल से एक चाइना में के वीजा शुरू हो रहा है।
बिल्कुल सर, जो H1B से भी आगे बढ़कर कह रहा है कि आपके पास कोई सारे नौकरी साइंटिस्ट सब नौकरी चीन में है या नहीं है, आप जरूरी आइए। नहीं है, आप आ जाइए, आप आके ढूंढिए कि आप क्या करना है आपको वहां, क्योंकि आज चीन को सर लगता है इसका तो कि यही तो बात है कि हम अब पहले हमने अमेरिका को ग्रेट बनाया, अब हम चीन को ग्रेट बनाएंगे। ज्यादा बात सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पर्टिकुलरली कि क्या फिर भी इस अनिश्चितता में, इस क्रेजी कैप्टन्स के इस पूरी दुनिया में ऐसा तो नहीं है कि हम एक्चुअली में वर्ल्ड वॉर की ओर आगे बढ़ रहे हैं? कोई किसी की नहीं सुनेगा, कोई किसी पे किसी का कंट्रोल नहीं है। मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ दुनिया के बारे में, भारत के बारे में भी, और उसमें सरकार के ढांचे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज की बात कर रहा हूँ। भारत आज बहुत युवा देश है, और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं 2047 में, तो वो डेट एक शताब्दी तो है भारत की स्वतंत्रता के लिए, पर वो डेट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि उसके बाद भारत बूढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये अवसर है जब तक भारत युवा रहेगा, और आप रास्ते खोल देंगे तो समाज और देश बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा। आप रास्ते बंद भी कर लेंगे तो न्यूरोप्लास्टिसिटी की इन्होंने बात की, न्यूरॉन्स युवा लोगों के बड़ी तेजी से बदलते हैं। वही समझाता है कि सरकार अच्छा काम करेगी तो देश बहुत तेजी से आगे जाएगा, अच्छा काम नहीं करेगी तो भी देश आगे जाएगा। अभी भारत इस वक्त दुनिया का चौथा देश है स्टार्टअप्स के लिए, यूनिकॉर्न्स के लिए। तकनीक में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कहाँ से आ रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस कहाँ से आ रही हैं। धीरे धीरे आप देखें कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे नज़र आने शुरू हो गए हैं जहाँ भारत दुनिया में सबसे आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है, सबसे आगे हुआ नहीं अभी। तो मेरा जो ऑप्टिमिज्म है वो भारत की युवा पीढ़ी से है कि वो हमेशा अलग सोचती है, एक तरह से रेस्टलेस जिसको कहते हैं। अब सर उस युवा पीढ़ी को किस डायरेक्शन में ले जाने वाली बात है ना, यदि कि आप नेपाल जैसे हालत करना चाहते हैं, लद्दाख जैसे। डायरेक्शन देंगे तो बहुत तेजी से बढ़ेंगे, डायरेक्शन नहीं भी देंगे तब भी आगे बढ़ेंगे। वो उनको नहीं रोक, उनकी ताकत को नहीं रोक। इस सदी के 2050 के बाद जब हमारी जनसंख्या बूढ़ी होनी शुरू हो जाएगी तब हमें चिंता करनी चाहिए। तब तक देश आगे बढ़ेगा और सरकार चाहेगी तो बहुत तेजी से बढ़ेगा। बिल्कुल सर।